Hi everyone, very good afternoon to all of you and you are most welcome. वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। कैसे आप सभी लोग और लाइव आ जाएं, और जितने लोग लाइव आ चुके हो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आज शुरू करने वाले मैराथन, और ये मैराथन आपको ले जाएगी सफलता के उस पार जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीने का प्रयास करेंगे। तो चलिए रेडी हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अब आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या होगा। द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन बताएं। तो यहाँ पर द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म। तो जो लोग ए आंसर कर रहे हैं, ए आंसर में कहीं पर भी ऐसी कोई गलती नहीं है। द सर्वे यहाँ पर नाउन है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे गिफ्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। नॉलेज आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के पहले मच का यूज करते हैं, मैंने अभी आपको डिटरमाइनर में पढ़ाया है। जबकि मैनी का यूज करते हैं किसके लिए, जो काउंटेबल होता है उसके लिए करते हैं। ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन कभी नहीं होता है बेटा, पब्लिक्स ओपिनियन कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो पब्लिक है वो नाउन की तरह भी बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका ओपिनियन है वो नाउन की तरह बिहेव, मतलब वो नाउन है, और जो यहाँ पर पब्लिक है बेटा वो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। और याद रखिएगा पॉसेसिव केस हमेशा नाउन का बनता है, कभी भी एडजेक्टिव का नहीं बनता है। तो इसमें क्या होगा, पब्लिक्स ओपिनियन नहीं होगा। सो यहाँ पर ओपिनियन ऑफ द पब्लिक हो सकता है लेकिन पब्लिक्स ओपिनियन नहीं होगा। सो बी ऑप्शन में गलती है, याद रखिए बी ऑप्शन में गलती है। ऑन द मैटर ऑफ टेररिज्म मतलब आतंकवाद के मामले पर, तो याद रखिए बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर गलती थी। बात समझ में आ गई बात आप सभी को। पहला क्वेश्चन ये बहुत धमाकेदार क्वेश्चन था, ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने डिटेल यहाँ पर नोट डाउन कर दी ताकि जो हमारे मेंबर्स हैं उनको जब ये पीडीएफ मिले तो वो चीज़ों को आसानी से समझ सकें बाद में भी। अब आपको आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा। चलिए निधि, कोई बात नहीं, चलिए विमल, कीर्ति, राखी, तनु, दीपिका और चलिए राकेश, प्रीति, आंसर दीजिए। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times अ डे, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। तो चलिए बी आंसर कर रहे हैं सभी लोग। तो इट इज हार्मफुल टू टेक यानी कि ये नुकसानदायक ही लेना, क्या कप्स फुल नहीं होता बेटा, कभी भी आपको मैंने पढ़ाया है ये कप फुल्स होता है, कप फुल्स होता है यानी कप भर के, और हैंड फुल्स होता है, पाम फुल्स होता है। आपको बताया मैंने कि यानी यहाँ पर लास्ट में एस लगता है, ठीक है, लास्ट में इसका एस लगता है, तो यहाँ पर गलती है, यहाँ पर जाएगा कप फुल्स हो जाएगा। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो एरर वाला पार्ट है वो बी वाला पार्ट है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ टी 5 times अ डे, दिन में 5 बार भैया चाय। कुछ लोग फ्रेश होने के लिए चाय पीते रहते हैं ना, चाय बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है, बहुत नुकसानदायक है, याद रखिए। बहुत कम, मतलब बहुत ज़रूरत पे ही पिए, बाकी बहुत ज़्यादा एडिक्टेड मत बनिए ठीक है। अब आपको आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा बताएं। चलिए मज़ा आ रहा है, समझदार आ रहा है, समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। आई इनवाइटेड टू बॉयज बट नीदर हैज़ कम, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन बताइए। चलिए बी में क्या गलती हो सकती है मुझे बताइए, क्योंकि लिखा है आई इनवाइटेड टू बॉयज, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट नीदर हैज़ कम, तो नीदर यहाँ पर आपको पता है कि ये क्या है बेटा, ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना चाहिए था, हैज़ यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यस में कोई एरर नहीं है, नो एरर होगा, यहाँ पर नो एरर होगा। क्या होगा, नो एरर होगा बेटा, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि चाहे ईदर हो चाहे नीदर हो, आपको मैंने पढ़ाया ना, ये यदि एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे होते हैं तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, याद रखिए उसके बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। चाहे आप इधर ऑफ द बॉयज लिख दीजिए तब भी आपको पता है कि ये एज ए सब्जेक्ट जब भी यूज होते हैं तो सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। सो कोई गलती है ही नहीं, नो एरर यहाँ पर होगा। और याद रखिए मेरे प्रैक्टिस सेशंस में नो एरर के क्वेश्चंस भी होते हैं, ताकि आपका दिमाग का जो झटका है ना वो खुल जाए, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि एग्जाम में क्वेश्चंस नो एरर वाले भी पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए, तो क्या आप वहां पर भी गलती निकालेंगे, तो कोशिश कीजिएगा गलती हर जगह नहीं निकालनी है, लॉजिकली अप्रोच कीजिए। अगर नहीं है तो पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। याद रखिएगा नीदर हो या ईदर, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं, भले ही ये 2 को इंडिकेट करते हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। चलिए
नीदर नॉ ऐसा नहीं है, केवल नीदर भी यूज होता है बेटा, नीदर भी यूज होता है कि नीदर हैज कम, मैंने कह दिया नीदर हैज कम, मतलब कि कोई दो लोगों की बात थी वो कोई नहीं आए हैं, तो नीदर केवल यूज होता है, नीदर नॉर यूज होता है, दोनों तरह से यूज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी टू अटेंड द क्लासेस एवरी डे, नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन बताएं। चलिए, तो 4 का सी आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। आज आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, जोर लगाइए, क्योंकि मानव जब जोर लगाता है तो जो व्यूवर्स हैं वो 300 के पार जाता है, जोर लगाइए, चलिए जोर लगाइए सभी लोग। और आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, वर्ग की जगह पर वॉज होगा, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। देखिए नरेशन समझिए, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इफ एवरीवन लिखा हुआ बेटा, एवरीवन, और एवरीवन क्या होता है, एवरीवन ध्यान लीजिए, एवरीवन ऑफ देम, यानी उनमें से प्रत्येक की बात हो रही है, यानी एवरीवन हमेशा क्या करते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। तो सुनिएगा मेरी बात, पहली बात कि एवरी वन के बाद में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आपको पता है कि जब भी एवरी वन, ठीक है, एवरीबॉडी, ये सब क्या होते हैं, एनीबॉडी, ये सब सिंगुलर वर्ब लेकर के आते हैं, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा बेटा कि यहाँ पर एवरी वन अलग वाला आएगा, यहाँ पर एवरी वन ये वाला नहीं आएगा। आपको पता है कि एवरी वन, ठीक है, आपको पता है कि एवरी वन में एक एवरी वन अलग अलग होता है और एक एवरी वन एक साथ होता है। तो याद रखिएगा जब आप एवरी वन लिखते हैं तो इसके बाद में सीधा वर्ब आती है, लेकिन जब आप चॉइस की बात करते हैं तब आप ये वाला यूज करते हैं, एवरी और वन ऑफ, ये चॉइस की बात हो रही है। और यहाँ पर एवरी वन जो होता है वो एज ए प्लूरल काम करता है, सॉरी एज ए प्रोनाउन काम करता है, जिसके बाद में भी सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, हाँ, सी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर वॉज होगा। तो एवरीवन एक साथ वाला और एवरीवन अलग अलग वाला, दोनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, कभी कभी उसमें भी एरर पूछ देता है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए, ऑप्शन में स्टूडेंट्स नहीं आएगा, हाँ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी होना चाहिए था, बिल्कुल सही है, वो टाइपिंग एरर हो गई है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सही कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा पकड़ा है आपने। चलिए बताइए, मैनी इनवाइटेड बट अ फ्यू कम, यहाँ पर क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, मैनी इनवाइटेड बट अ फ्यू कम, यहाँ पर क्या होगा बताइए। चलिए रेनू ने आंसर किया, बढ़िया है, चलिए आंसर कीजिए क्या होगा बेटा। तो यहाँ पर क्या आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग सी आंसर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा जो मैनी होता है, मैनी के यूजेस कई तरीके से होते हैं। यदि सिर्फ मैनी लिखा है तो भी इसके बाद में प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और यदि ए ग्रेट जैसे लिख देते ना, ए ग्रेट मैनी, ये लिख देते हैं, एक ग्रेट मैनी लिख देते हैं, तो भी आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ठीक है, ना कि ए को देख करके गलती कर दीजिएगा। लेकिन यदि मैनी के बाद में ए या एन लिखा हुआ है, ए या एन लिखा हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करना है, ठीक है। सिंगुलर, इसके बाद में सिंगुलर नाउन, ये प्रोनाउन भी आएगा, सॉरी सिंगुलर नाउन भी आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैंने कहा कि मैनी आ बॉय आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ध्यान रखिएगा। तो मैनी का यूज कई तरीके से होता है, तो मैनी के साथ में याद रखिएगा, मैनी के बाद में प्लूरल आएगा, और अ ग्रेट मैनी के बाद में भी प्लूरल आएगा, और मैनी अ बॉयज, इसके सॉरी मैनी अ बॉय लिखा हुआ है तो भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। दोनों में क्या होगा बेटा, दोनों में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है, क्या होगा बताइए, ठीक है। चलिए कार्तिकेय भी आ गए, चलिए कंचन, प्रियांशी, एस के सिंगल, वंदना यादव, इसमें क्या होगा बेटा, द विक्टिम tried to tell us what has happened but his words were not audible, no error, what will be the right option बताइए क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए,
बी आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग सी आंसर कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो याद रखिए द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस, यानी विक्टिम ने, ये देखिए ट्राइड टू टेल अस यानी पास्ट में है, तो यानी व्हाट हैज़ हैपेंड, तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, हैव का यूज़ हो जाएगा, सॉरी हैड का यूज़ होगा, हैड का। व्हाट हैड हैपेंड बट इज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, ठीक है, यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है, हैड का। तो बी में एरर होगा, बी में, सिंपली बी में एरर होगा, ठीक है, हैड होगा। He would not have done all this if he had not been investigated by his wife. No error. What will be the right option? बताइए क्या होगा। अब ये दिमाग लगाइएगा, ये पढ़ाया हुआ है मेरा, कई बार मैंने इसको पढ़ाया है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आंसर दीजिए क्या होगा। He would not have done all this if he had not been investigated by his wife. No error. What will be the right option? और बस ये सब लोग आंसर कर रहे हैं, क्या होगा, डी आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं। देखिए गलत, डी आंसर जो लोग कर रहे हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ हैं, हिम्मत की उन्होंने, इसमें भी नो एरर होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको पढ़ाया इफ़ वाला क्लास यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगा, तो जो रिजल्ट वाला क्लास होगा उसमें क्या होगा, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। तो बस पता है आपको, कंडीशनल क्लॉज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो वाला रिजल्ट क्लॉज वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो गलती कहाँ है बताइए, कोई गलती नहीं, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पर डी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई गलती यहाँ पर नहीं है, नो एरर होगा, ठीक है। चलिए, जिन्होंने भी नो एरर बताया है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस है, थर्ड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, पास्ट की, पास्ट की इमेजिनरी कंडीशन की बात करता है। मैंने कंडीशनल पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जाइए, कंडीशनल क्लॉज कंडीशनल सेंटेंस को पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या होगा, है ना। हाँ, ढपली वाले ढपली बजा, और ऐसी ढपली बजा कि बिल्कुल सिलेक्शन तक की बिल्कुल दिमाग में बात गूंजती रह जाए। द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स, नो एरर। व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन। कोई बात नहीं, ऐसे धोखे भी ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी वैसे नहीं संभलता वो धोखे खा करके संभलता है। कहते भी है ना कि धोखा सबसे बड़ा गुरु होता है, जो आपको सब कुछ सिखा देता है। जो जितने धोखे खाएगा वो उतना ही सीखेगा। चलिए, यहाँ पर आंसर करें ए, बहुत लोग कह रहे हैं बी, सी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स, तो सी में गलती होगी ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पास्ट है और यहाँ पर शुड स्टे, कोई बात नहीं, शुड स्टे ये तो सलाह के लिए शुड यूज होता है, शुड का यूज करते हैं एडवाइस के लिए, और वैसे ये सेल का पास्ट भी होता है, ठीक है। तो जब ये भी पास्ट में, ये तो एडवाइस हो गया, तो ये भी पास्ट में होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए रेंड होना चाहिए, ठीक है, कि टीचर ने हमसे कहा कि दैट वी शुड स्टे एट होम, हमें घर पे रुकना चाहिए, इफ़ इट रेन्ड यदि बारिश हुई तो, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, पास्ट में आएगा, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, है ना, सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, तो लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए दोस्तों। आज आप लोग बिल्कुल जोश नहीं दिखा रहे हैं, मैराथन जैसी क्लास जिसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, अभी तो शुरुआत है ये। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ, नो एरर। क्या होगा राइट ऑप्शन बताइए। चलिए, टोल्ड अस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्राई टू टेल अस लिखा हुआ है, तो कोई गलत बात नहीं है वहाँ पर, ठीक है। कई तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ, तो यहां पर बी आंसर कर रहे हैं। देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, तो यहां पर तो कोई गलती नहीं है। एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ, यहां पर बेटा इटसेल्फ नहीं होगा, देमसेल्व्स होगा।
क्योंकि आपको पता है कि लिखा हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थैंक यू गीता आपके सपोर्ट के लिए। अब देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो मेंबर हैं किसके, बोर्ड के, यानी मेंबर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर इट्स सेल्फ नहीं आएगा क्योंकि इट्स कलेक्टिव नाउन के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेट हो रहा है अलाउंस किसको मिलता है, जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको अलाउंस मिलता है। जो अलग अलग कैटेगरीज के होंगे, जो जिसकी रैंक होगी उसको उसके हिसाब से अलाउंस मिलता है, यानी कि भत्ता मिलता है। तो मेंबर्स की बात हो रही है, उसके लिए इट्स सेल्फ का यूज नहीं होगा, देमसेल्व्स का यूज होगा। सो यहाँ पर क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। प्रियंका इतना दुखी होकर क्या बोल रही है ठीक है, वांट्स क्यों नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा अलग अलग मेंबर्स की बात चल रही है ना। एंड अलाउंसेस मतलब कि जो मेंबर्स हैं, बोर्ड के कई सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं बोर्ड के, इस वजह से यहाँ पर वांट, क्योंकि कलेक्टिव नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है। अगर ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज हो रहा था फिर यहाँ पर देम सेल्व्स भी नहीं आता, फिर यहाँ पर तो हिम सेल्फ आ जाता। जब यहाँ पर प्लूरल आ रहा है इसका मतलब है कि प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो फिर यहाँ पर भी वांट्स कैसे हो सकता है, ये लॉजिक लगाइए। जब यहाँ पर देमसेल्व्स आ रहा है क्योंकि वहाँ पर बोर्ड के डायरेक्टर्स उसके मेंबर्स की बात कर रहा है, किसकी, मेंबर्स की बात कर रहा है। तो जब ये मेंबर्स की बात कर रहा है तो मतलब यहाँ पर वांट क्या, प्लूरल वर्ब आएगी, और उसी की वजह से तो यहाँ पर देमसेल्व्स प्लूरल आया, प्लूरल प्रोनाउन आया हुआ है आपका। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ये एज ए कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा होता है तो यहाँ पर वांट्स आ जाता, सही हो जाता। लेकिन जब सबको अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग अलाउंस मिल रहा है, यहाँ पर देमसेल्व्स हो रहा है, तो क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि कलेक्टिव नाउन के लिए इट का यूज करते हैं हम पजेसिव, जब हम पजेसिव इसका प्रोनाउन बनाते हैं तो इट का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो दोनों चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए महजबीन, देखिए अलग अलग क्वेश्चंस। देखिए बेटा क्या होता है ना कि अगर मैं वैसे ही क्वेश्चंस कराता रहूंगा जो मैंने पहले पढ़ाए हैं ताकि आप हर क्वेश्चंस को कर ले जाएं, वाही लूट लें, ये वाही का सेशन नहीं होता। इसमें कुछ बढ़िया, कुछ नया करने का सेशन होता है ये। द गेस्ट हु वी आर टॉकिंग अबाउट हैज कम आर माई ब्रदर्स इन लॉ, क्या होगा इसका बताइए। शिवानी करे बोर्ड में डायरेक्टर तो एक होता है, बस यही तो गलती कर रहे हैं बेटा आप। ये किसने आप, जो बोर्ड होता है बोर्ड में एक ही मेंबर होता है क्या। मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है, जो निर्देशक होता है, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है जो एक निर्देशक की टीम होती है। निर्देशक हो गया, उसकी अपनी टीम हो गई, वो अकेला सब कुछ हैंडल नहीं करता। बोर्ड का मतलब ये होता है कि पूरे मेंबर्स का जो बोर्ड बनता है, समझ में आया। तो ये ध्यान रखिए। अभी आपको यही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको और समझने का प्रयास करना चाहिए। चलिए बहुत लोग कह रहे हैं सर हु नहीं होगा, ए में गलती बता रहे हैं, लेकिन किसी ने भी लॉजिकली अप्रोच करने का प्रयास नहीं किया होगा, और जिन्होंने किया होगा वो कभी गलती नहीं करेंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चंस में आपसे कहा था बेटा कि सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा बनाया कीजिए, कहा था मैंने कि सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा बनाया कीजिए। ट्रिक मैंने आपको बताई थी, यदि आप इस ट्रिक को बताते हैं तो याद रखिए कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बिल्कुल सनाया, वो प्रोनाउन की गलती थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए द गेस्ट लिखा हुआ है, ये क्या आपका एक सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए वर्ब देखिए ये हु हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब आया, इसका जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए यस या नो। इनका जोड़ा है, द गेस्ट्स लिखा हुआ है और यहाँ पर हु लिखा हुआ है। देखिए हु क्या है, हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है, हु एज ए सब्जेक्ट काम करता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको रिलेट कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है। और हमारे पास अभी एक वर्ब ये बचा हुआ है और एक वर्ब हमारा ये बचा हुआ है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब तक आप लॉजिकली अप्रोच नहीं करेंगे, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सॉरी सब्जेक्ट, ये भी तो वर्ब, हु क्या सब्जेक्ट की तरह काम करता है ना, तो ये भी सब्जेक्ट 2 हो गया, ये सब्जेक्ट 3 हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, ये मान लीजिए इसका वर्ब होगा तो यहाँ हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, और ये इसका वर्ब होगा तो यहाँ पर आर आएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है।
रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले लिखा हुआ है गेट्स लिखा हुआ है, और गेट्स जो हैं, जो गेस्ट हैं आपके, वो क्या है, प्लूरल हैं। और मैंने कहा था कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्लूरल दिया हुआ है तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है, ये भी मैंने रूल पढ़ाया है। तो यहाँ पर हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैव होगा, ठीक है, याद रखिएगा मेरी इस बात को। तो रूल्स को इतना पढ़ाने के बाद भी यदि गलतियां हो रही हैं बेटा, तो अभी आपको लॉजिकली अप्रोच करने की आवश्यकता है। जब भी हु या हुम में कंफ्यूजन हो जाए तो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब का जोड़ा बनाने वाला ट्रिक आजमाइए, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, सब लोग कहाँ हैं भाई? आज तो बिल्कुल आप लोग एकदम बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं, क्या बात है? और जोर लगाइए, 230 में ये टका के रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा, क्या मज़ा नहीं आ रहा है? पूरे माइंड का एक्सरसाइज हो रहा है ना विपिन, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने क्वेश्चंस लिए, बताइए। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश द स्पीकिंग देन द लाइट्स वेंट आउट एंड वेयर वॉज एन अपरोर इन द हॉल। क्या होगा बताइए, चलिए, है ना? मज़ा नहीं आ रहा क्वेश्चन? बताइए बताइए, मैंने पढ़ाया ना बेटा, जो चीज़ पढ़ाया वही पूछ रहा हूँ। लेकिन आप लोग जैसे क्या होता है ना कि हम लोग जब आसान आसान सवाल करते हैं तो हमारी एक हैबिट सी हो जाती है कि हम चीज़ों को फिर उतना ही डील कर रहे होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा करके ही पूछता हूँ आप लोगों से, ताकि आप बहुत मजबूत हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात लॉजिकली ये आपको पता है कि हार्डली क्या है बेटा? हार्डली एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब या तो अपनी पोजीशन पर होता है, या यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा तो इन्वर्जन लेकर के आएगा। हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो इन्वर्जन लेकर के आया है। इन्वर्जन क्या होता है कि पहले एडवर्ब यदि आया है तो फिर आपका वर्ब आएगा, फिर इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। तो इन्वर्जन हो रहा है, यहाँ कोई गलती नहीं है। और इसके साथ में मैंने आपसे कहा था कि व्हेन लगाते हैं या फिर बिफोर लगाते हैं, याद रखें, लेकिन देन का यूज नहीं करते। देन का यूज कब करते हैं? जब नो सूनर डिड वाला आता है तब हम देन का यूज करते हैं। याद आ रहा होगा, दिमाग की बत्ती घूम रही होगी तो जोर लगाते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलती कहाँ मानी जाएगी? बी में गलती मानी जाएगी, तो बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्या होगा? मानव जब जोर लगाता है, मानव जोर नहीं लगा रहा है, वरना 300 होने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, डॉक्टर मोहित वॉज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट बट आल्सो टू द पुअर वंस। नो एरर, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? चलिए, है ना, बिल्कुल जोर लगाइए। मानो जब जोर लगाता है, मुझे याद दिलाना पड़ रहा है, का चुप साध रहे बलवाना। क्या आप लोग अपना बल भूल चुके हैं? क्या आपको अपना बल याद नहीं है? आप जो चाहें वो कर सकते हैं, पत्थर को पानी कर सकते हैं, आसमान में छेद कर सकते हैं, और कहते भी हैं कि पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो मेरो यारो, फिर आसमान में छेद तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो याद रखिए। तो इसमें क्या होगा बताइए? बी विल बी द राइट ऑप्शन कर रहे हैं। बी में क्या गलती है भैया मेरे? बी में क्या गलती है बताइए? हाँ, अगर बी में गलती करें, बिल्कुल सही करें, बी में गलती होगी। कैसे पता? क्योंकि डॉक्टर मोहित वॉज नॉट ओनली, नॉट ओनली यहाँ नहीं लगेगा बल्कि इसके पहले लगेगा। किसके पहले लगेगा? बी के पहले लगेगा, क्योंकि पता है नॉट ओनली के, नॉट और ओनली के बाद में जो आता है वही बट आल्सो के बाद में आता है। यदि इसके बाद नाउन होगा तो इसके बाद भी नाउन होगा, इसके बाद एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद एडजेक्टिव होगा, इसके बाद एडवर्ब होगा तो इसके बाद एडवर्ब हो। कुछ भी ध्यान रखिएगा, तो पहले ध्यान रखिए, नाउन होगा तो नाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन। तो याद रखिए, तो डॉक्टर मोहित वॉज नॉट ओनली, तो यहाँ से नॉट हटाइए और यहाँ लगाइए, यानी लिखेंगे नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स, फिर बट आल्सो के बाद में लिखा हुआ है यहाँ पर टू द पुअर वंस। यहाँ पे ए में ही गलती होगी क्योंकि नॉट ओनली यहाँ लग गया ना, हाँ, तो ए में गलती होगी, लगेगा बी पे लगेगा लेकिन, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है करेक्टली स्पेल्ड क्या होगा, बताइए। करेक्टली स्पेल्ड बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। चलिए, इसमें क्या होगा राइट ऑप्शन, बताइए। चलिए,
13 का बी आंसर कर रहे हैं, सो बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। इन और वर्टी और ब्रेट होगा, इनवर्टिब्रेट होगा, ठीक है। टी के बाद में ई होता है बेटा, टी के बाद में आई नहीं होता है, और इसमें ई नहीं होता, यहाँ गलत है, और यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर ई गायब कर दिया, यहाँ से ए गायब कर दिया, तो ये भी गलत है। सो बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, विच इज करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड बताइए इसमें क्या होगा, बताइए क्या होगा, विच इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें भी बताइए कि कौन सा सही है, मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, ग्रीन वेज बिल्कुल छुट्टी रखनी चाहिए थी, बट क्या है, चलिए चिंकू, चलिए, तो क्या हुआ कि मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं छुट्टी कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर तबीयत सही नहीं तो मैराथन लूँगा, बस उसी वादे को निभा रहा हूँ। बाकी अगली बार से सब चीज़ का ध्यान रख करके ही आना है मुझे अब। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा, ठीक है। बात देखिएगा, इसमें क्या है बेटा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, तो याद रखिएगा इसमें सी आंसर सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्क्रिलस में क्या होता है कि एस सी यू, इसके बाद डबल आर होता है बेटा, डबल आर होता है, लेकिन एक ही एल होता है, तो ठीक है, एक ही एल होता है, यानी आप लिखिए एस सी यू ऐसे लिख लीजिए, फिर डबल आर आई कर लीजिए, फिर एल ओ यू एस कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि डबल आर होता है, ठीक है, डबल आर होता है, बस इतना ध्यान रखिए। सी विल बी द राइट ऑप्शन, और इसका मतलब होता है झूठा। क्या होता है, झूठा होता है। स्क्रिलस मतलब होता है झूठा, ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जैसे लॉयर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा बेटा, इसमें बताइए क्या होगा। तो देखिए राजीव नेट का क्या होगा, ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। आई नहीं होता सो ये गलत हो गया, ओ नहीं होता ये गलत हो गया, और राजू नहीं होता ये गलत हो गया, राजीव नेट होता है, ठीक है, रेजू वी और नेट, ठीक है, REJU, रेजू वी नेट। राजीव नेट का मतलब क्या होता है कि फिर से नौजवान कर देना, या जीर्णोद्धार आप कहिए इसको, क्या कहिए, जीर्णोद्धार कहिए, यानी दोबारा से सब कुछ ठीक कर देना, दोबारा से सब कुछ नजीब कर देना, उसी को बोलते हैं राजीव नेट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। REJUVE और NATE ऐसे तोड़ दिया कीजिए मीनिंग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है जीर्णोद्धार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए क्या होगा, विच इज करेक्टली स्पेल्ड, क्या होगा बताइए। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, बैरिस्टर की स्पेलिंग में क्या गलती है बताएं। हाँ बिल्कुल गीता, चलिए। इसमें क्या होगा बताइए, 16 का आंसर है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, मैंने करीब 35 क्वेश्चंस लिए हैं बेटा, तो आप 35 क्वेश्चंस तक जरूर बने रखिए, एक एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो देखिए बैरिस्टर इसमें डी विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि देखिए बैरिएस्टर नहीं होता, मतलब ई नहीं लगता इसमें, ये गलत है, ए नहीं लगता ये भी गलत है, और इसमें लास्ट में यहाँ पर ARE ये नहीं लगता, ये गलत है। बैरिस्टर की स्पेलिंग में क्या होता है, बैरिर, ठीक है, बैरिस्टर, याद रखिएगा। या बार हो गया, फिर यहाँ पर रिस्टर ऐसे कर दीजिए, आप कुछ भी कर दीजिए, बार रिस्टर, कभी गलत नहीं होगा, बार रिस्टर, बार रिस्टर, ठीक है, ई नहीं लगता, कभी कभी बैरिएस्टर पढ़ लेते हैं तो गलत कर जाते हैं, तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। बैरिस्टर का मतलब होता है बड़ा अधिवक्ता, या कोई बहुत बड़ा लॉयर जो होता है उसको बोलते हैं बैरिस्टर, ठीक है, या जैसे गांधी जी हमारे बैरिस्टर थे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सिनोनिम बताइए क्या होगा, डिफर का बताइए क्या आंसर होगा, सिनोनिम बताएं डिफर का। इनडिफरेंट होगा, डिफाई होगा, डिफर होगा, या पोस्टपोन होगा, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन बताइए। चलिए पावर ऑफ इंग्लिश, हाँ बिल्कुल, पानी पीने का भी याद नहीं दिलाया किसी ने। चलिए चलिए बताइए क्या होगा, डिफर का क्या होगा बताइए। चलिए देखिए डिफर का मतलब होता है, सिनोनिम बताना है, और डिफर का मतलब होता है, ये डेफर लिखो, डेफर, डेफर, इसको देखिए जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि डिफ एक होता है, डिफर होता है, ठीक है, जिसमें DIFFER होता है डिफर, और डिफर का मतलब यहाँ पर होता है अलग होना, डिफरेंट होता है ना, अलग होना, उसी से बनाए अलग होना,
ठीक है। और यहाँ पर डिफर, DEFER डिफर, इसका मतलब होता है टालना होता है बेटा। क्या होता है? टालना होता है, यानी कि पोस्टपोन करना होता है। सो डी विल बी द राइट ऑप्शन। और इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था इनडिफरेंट निरपेक्ष होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। और डिफाई का मतलब होता है इनकार करना, यानी कि अवहेलना करना, उसकी बात ना मानना, ठीक है। डिफाई अवहेलना करना, ठीक है। और पोस्टपोन का मतलब टालना होता है, आपको पता है, ठीक है। सो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा? डी, यहाँ पर डी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। चलिए, ठीक है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, बताएं। चलिए, ठीक है। बताइए क्या होगा? डायलैक्ट्रिक का क्या होगा? डायलैक्ट्रिक का क्या होगा बताइए, चलिए, है ना। इसका क्या होगा सिनोनिम बताइए, मुझे बताएं क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए डायलैक्ट्रिक क्या होगा। बिल्कुल सुरभि, चलिए आंसर दीजिए। बिल्कुल, चलिए, ठीक है। बी, इसमें बी अलग अलग आंसर आ रहा है, डी भी आंसर कर रहे हैं। देखिए डायलेक्टेड है बेटा, DI है, फिर ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक, यानी कि ऐसी जिसमें कि अब वो मतलब क्या बोलते हैं, जिसमें लाइट नहीं चल सकती है, डाई इलेक्ट्रिक, जिसपे लाइट नहीं चल सकती। जैसे नॉन कंडक्टर होता है ना, कोई चीज़ नॉन कंडक्टर जो लाइट की सप्लाई को ब्रेक करता है, जो लाइट की सप्लाई को ब्रेक करता है उसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर, यानी कि डायलेक्ट्रिक, डी। और फिर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, और डी मतलब कि जो उसको डिस्टर्ब कर रहा हो, ऐसे समझ जाएगा। नॉन कंडक्टर इसका आंसर होगा सिनोनिम में। इंस्ट्रक्टिव का मतलब तो होता है निर्देशक टाइप का होता है, ठीक है। निर्देशक आप कह सकते हैं इसको, निर्देशक भी होता है, और इसको आप कह सकते हैं निर्देशक का मतलब कि निर्देश देने वाला, मतलब वो तो डायरेक्टर होता है, बट इंस्ट्रक्टिव को पता सुना, इंस्ट्रक्शन, निर्देश देने वाला, तो वही हो गया। या शिक्षाप्रद भी आप कह सकते हैं, इसका शिक्षाप्रद भी इसका मतलब होता है। और कॉन्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक होता है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है हानिकारक होता है ना, हानिकारक होता है। सो यहाँ पर ए विल बी द राइट ऑप्शन। डिस्ट्रक्टिव यानी जो तबाही वाला हो, है ना, डिस्ट्रक्शन बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन तबाही वाला, तो उसी से बना डिस्ट्रक्टिव, हानिकारक होता है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा, सिनोनिम ही बताना है। एलार्किटी का क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिटी का क्या होगा, हाँ जिसको विद्युत का प्रवाह ना होने दिया जाए, बताइएगा। अलार्किटी का क्या होगा? ब्रिस्कनेस होगा, फियर होगा, फ्रैंकनेस होगा, या अलार्म होगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन कर रहे हैं। देखिए एलाक्रिटी का मतलब होता है बेटा, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है फुर्ती होता है, यानी उत्साह होता है, उत्साह। तो ब्रिस्कनेस होगा, ब्रिस्कनेस, है ना, ब्रिस्कनेस। ब्रिस्क का मतलब भी क्या होता है? उत्साह होता है, फुर्ती होता है, उत्साह। और फियर का मतलब भय होता है। फ्रैंकनेस का मतलब होता है स्पष्टता होता है ना, ल्यूसिडिटी, या आप जानते हैं। अलार्म का मतलब क्या होता है? चेतावनी, आप कह सकते हैं इसको, खतरे की घंटी अलार्म बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक का मतलब होता है फुर्ती, ब्रिस्कनेस यहाँ पर आप कर सकते हैं राइट आंसर। चलिए, बात समझ में आ गई सभी को? ड्राइवर, ऑफिसर, फ्लैग बियरर, पायोनियर, है ना। चलिए RD के, चलिए काजल, योग्यता, पूजा, रश्मि, गरिमा, वंदना, सनाया, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा। तो इसमें इसमें क्या होगा? सी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग डी आंसर कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं बेटा, वेंग गार्ड का मतलब बड़ा अच्छा मीनिंग होता है। वो इसका मतलब होता है अग्रदूत जो होते हैं, है ना, जो आगे चलते हैं, ठीक है। जो आगे चलने अग्रदल जो होते हैं उनको बोलते हैं वेंग गार्ड। देखिए जो क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ये वेंग गार्ड वो होते हैं जो जो लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को लीड करते हैं एक नए आइडिया के लिए, एक नए आइडिया के लिए, एक नए डेवलपमेंट की नीति के लिए, जो लोगों को लीड करते हैं कि हमारे देश में नए आइडियाज़ आने चाहिए, नया डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसे जो वेंग गार्ड होते हैं, ऐसे लोगों को जो प्रमोट करते हैं, उनको समझाते हैं, लीड करते हैं ऐसे लोगों को। जितने भी लोग नए आइडिया चाहते हैं, जितने भी लोग नए डेवलपमेंट चाहते हैं, उनको बोलते हैं वेंग गार्ड, यानी पायोनियर आप कहेंगे। क्योंकि पायोनियर का मतलब भी क्या होता है? पायोनियर का मतलब भी होता है अग्रदूत होता है, या जो लीड करता है, लीडर होता है जो आगे आगे लीड करता है, ठीक है।
रेस ड्राइवर तो आप जानते हैं, जो रेस को ड्राइव, ठीक है। ऑफिसर मतलब पता ही है। फ्लैग बीरर मतलब ध्वजवाहक, जो ध्वज को लेकर के चलता है उसको बोलते हैं फ्लैग बीयरर, ठीक है। तो पायनियर इसका राइट आंसर होगा। हाँ, कुछ दिन में कराही कलछा भी आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सब आ जाएंगे, हाँ बिल्कुल। अन्ना हजारे भी कह सकते हैं आप, जो नया आइडिया लेकर के चलता है, जो नए आइडिया को प्रमोट करते हैं, उनको बोलते हैं वेंगार्ड। एंटोनिम बताइए बेटा, टेरिबल का एंटोनिम क्या होगा, बताएं। चलिए चलिए बताइए क्या होगा। तो टेरिबल का बेटा आप जानते हैं भयानक होता है, सो ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा। टेरिबल का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, भयानक होता है, भयानक, ठीक है। देन डरावना, भयानक। फ्राइटनिंग का मतलब भी वही होता है, डरावना, भयानक, ठीक है ना। स्केयरिंग का मतलब भी वही होता है, स्केयर, डराना। और डिलेक्टेड, देखिए डिलेक्टेबल का मतलब होता है आनंद कर, है ना। मैंने आपसे कहा था डिलीट कर दो, ऐसा कुछ समझाया था मैंने उस समय मैंने समझाया था, अभी फिलहाल समझिए। डिलेक्टेबल का मतलब होता है आनंद, डिलीट करके एकदम आनंद लो, ठीक है, आनंद कर, ऐसे। सूदिंग का मतलब होता है क्या, सुखदायक होता है, सुखदायक होता है। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए ठीक है, इसके बाद आंसर देना बेटा, एंटोनिम बताना है। प्रोफ्यूजन का एंटोनिम क्या होगा, प्रोफ्यूजन का एंटोनिम क्या होगा, बताइए। चलिए चलिए, डिलेक्टेबल, देखिए डिलेक्टेबल का मतलब यहाँ पर इसका सिनोनिम नहीं होगा, सॉरी इसका एंटोनिम नहीं होगा। एंटोनिम में आपको सूदिंग ही चुनना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए विशाल मैं लाइक कर दूँ, चलिए थैंक यू। आप बताइए इसके बाद क्या होगा। प्रोफ्यूजन का एंटोनिम मैंने पढ़ाया बेटा, प्रोफ्यूजन वर्ड मैंने कई बार पढ़ाया है। जब मैंने आपको, अब मैं क्या बताऊँ, बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे तुरंत। तो देखिए प्रोफ्यूजन का मतलब होता है प्रचुर, मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने आपको प्लेंटी वाली मीनिंग बताई थी, जब मैंने आपको बताया था। तो इसमें स्कार्सिटी इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्कार्सिटी मतलब होता है कम होता है, याद रखिएगा। और एस्पर्जन मैंने कल ही बताया, कलंक होता है ना, पर्सन में कलंक लग गया। एवर्जन का मतलब मैंने क्या कहा था, एवर्जन का मतलब घृणा, मैंने आपको पढ़ाया था। और कंफ्यूजन का मतलब भ्रम होता है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया था। सारी पढ़ाई हुई मीनिंग है, यही आपके एग्जाम में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो स्कार्सिटी हो जाएगा, ठीक है। प्रोफ्यूजन मतलब प्रचुर यानी प्लेंटीफुल, ठीक है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए काफ़ी मैंने पढ़ाएंगे, कई कई सिनोनिम्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आप पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको याद आ रहा होगा। एंटोनिम बताइए क्या होगा, ऑब्सक्योर का एंटोनिम क्या होगा बेटा, बताइए। चलिए क्या होगा बताइए, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होगा बताइए। ऑब्सक्योर का मतलब होता है बेटा, मैंने पढ़ाया है कि अस्पष्ट होता है, ग्लूमी होता है, हैजी होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, ये भी मैंने पढ़ाया जब आपको ई वाली मैंने अल्फ़ाबेट में वर्ड पढ़ा था। एक्सप्लिसिट, ल्यूसिड, ठीक है। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, अंतर्निहित होता है, यानी कि इनहेरेंट होता है, इसको आप बोल सकते हैं इनहेरेंट भी बोल सकते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इनहेरेंट, समाहित अपने में, ठीक है, यानी कि अंतर्निहित। और पीडेंटिक का मतलब क्या होता है, जो रूढ़िवादिक होता है, जो ऑर्थोडॉक्स होता है, ठीक है, जो कंजर्वेटिव होता है, उसी को बोलते हैं पीडेंटिक, बोलते हैं रूढ़िवादी। तो सारी मीनिंग का। ऑबनॉक्सियस का मतलब क्या होता है, ऑबनॉक्सियस का मतलब होता है अप्रिय, क्योंकि नॉक्स मतलब यहाँ पर जहरीला होता है ना, उसी से जोड़ा हुआ। ऑबनॉक्सियस मतलब कि जैसे टॉक्सिक वगैरह होता है, इसे आप समझ सकते हैं, अप्रिय होता है, ठीक है, जो प्यारी ना हो, जो नुकसानदायक हो, वो चीज़ है, हानिकारक हो, वो ऑबनॉक्सियस, जो हानिकारक हो। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्सप्लिसिट होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई। इसके बाद आपको आंसर देना क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव का एंटोनिम क्या होगा, बताइए। एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव, तो देखिए ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा। रिपल्सिव का मतलब मैंने आपसे कहा था पीछे, यानी कि रिपल्सिव, देखिए बात समझिएगा, रिपल्सिव का मतलब वैसे होता है पीछे हटाने वाला, यानी कि जो जो घिनौना टाइप का होता है, यूँ समझिए, जिसकी जो मतलब मनमोहक ना हो, जो मनमोहक ना हो, रिपल्सिव। री मतलब रिपल्स में समझिए, जब पल्स चलने लगी, फिर रिपल्स चलने, पीछे हट गई फिर चलने लगी, मतलब रिपल्स चल रही है, फिर धीमे हो गई, फिर रिपल्स चलने लगी, घिनौनापन, यानी कि आप इसको एल्यूरिंग कह सकते हैं। क्योंकि रिफल्जेंट का मतलब तो प्रकाशवान होता है, यानी कि ल्यूमिनस होता है। इफल्जेंट का मतलब भी प्रकाशवान होता है, यानी कि ल्यूमिनस होता है। और हम्बल का मतलब भी क्या होता है, नम्र होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रकाशवान हो गया,
एल्यूरिंग मैंने पढ़ा है ना, अल्लू अर्जुन से मैंने आपको याद करवाया था कि अल्लू अर्जुन से याद करवाया था कि इसका मतलब होता है कि किसी के आकर्षक, आप मैंने कहा था आकर्षक होना, और रिपल्सिव मतलब कि अनाकर्षक होना, घिनौना होना। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। याद रखिए मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, याद आ रहा है आपको, अल्लू अर्जुन से याद आ रहा होगा। रिपल्सिव मतलब पल, जिसको देख करके पल्स चली जाए हमारी, वही रिपल्सिव होता है, एकदम बेकार होता है, देख के धड़कनें रुक गई हमारी, है ना। चलिए एंटोनिम ऑफ रिजिड का क्या होगा बताइए। सब तरह के हैं, अभी आपको वन वर्ड भी मिलेंगे, अभी आपको इडियम फ्रेजेस भी मिलेंगे, अभी आपको फ्रेजल वर्ब भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको, बताइए। चलिए इसमें देखिए रिजिड का मतलब क्या होता है, कठोर होता है बेटा, तो एंटोनिम पूछा है, ये तो सिनोनिम हो गया, तो ये होगा नहीं। जनरस का मतलब होता है जो दानी व्यक्ति होता है, बी नहीं होगा। देखिए क्योंकि लीनियंट मतलब होता है उदार, और जनरस का मतलब भी होता है उदार, लेकिन यहाँ पर जो जनरस शब्द का मतलब एक होता है वो उदारता दिखाता है, धन देने में उदारता, आपकी मदद करने में जो उदारता दिखाता है उसको बोलते हैं जनरस व्यक्ति। और लीनियंट का मतलब होता है उदार, और जो लीनियंट व्यक्ति होता है वो मतलब मन से उदार है, मतलब आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा स्वभाव है उसका, आपसे प्यार से बात करता है, उसको बोलते हैं लीनियंट। टॉलरेंट का मतलब होता है, देखिए क्लोज मीनिंग मैंने आपको पढ़ाया है ना, क्लोज, देखिए अब ये भी उदार है, ये भी उदार है, लेकिन ये उदार वो है जो आपको धन दे दे, आपकी मदद कर दे, और ये लीनियंट है जो आपका मन से, जो आपसे प्रेम से व्यवहार करे, वो व्यक्ति। तो टॉलरेंट। रिजिड मतलब होता है कठोर, जो बहुत ही क्रूअल होता है, क्रूअल जिसका बिहेवियर होता है। तो जब बात यहाँ पर बिहेवियर की हो रही तो यहाँ पर भी आपको लीनियंट चुनना है, क्लोज मीनिंग में आता है, ध्यान रखेंगे। क्लोरेंट, टॉलरेंट का मतलब होता है सहने वाला, यानी सहनशील जो होता है उसको बोलते हैं टॉलरेंट बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिए, सो यहाँ पर सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 26 का। ये बेटा आपके फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर दीजिए क्या होगा बताइए। गैस सप्लाईज हैव नाउ बीन, क्या होगा, कट आउट फॉर, कट ऑफ, कट अप, नन, क्या होगा बताइए। चलिए क्या होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसमें कह रहे हैं सब लोग बी होगा, जितने लोगों ने बी आंसर किया बिल्कुल सही है। कट ऑफ का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं जो कि आपके एग्जाम में कट ऑफ निकलता है कि इतना कट ऑफ आया है, ठीक है, मेरिट कितनी बनेगी, कट ऑफ आया है। और एक होता है डिसकॉन्टिन्यू, मतलब कि जो रोक देना होता है। तो गैस सप्लाईज हैव नाउ बीन कट ऑफ, यानी जो गैस सप्लाई है वो अब क्या कर दी गई है, रोक दी गई है। और कट आउट फॉर का मतलब क्या होता है, जो सुटेबल होता है। जैसे मैं कह दूं कि यू आर कट आउट फॉर योर टीजीटी एग्जाम, यानी कि आप टीजीटी एग्जाम के लिए सुटेबल हैं, या आप यू आर कट आउट फॉर टीचर जॉब, यानी आप टीचर की जॉब के लिए कट आउट है, मतलब कि सुटेबल हैं, याद रखिएगा। और कट अप का मतलब होता है कि पीसेस में काट लेना, कोई केक है उसको आपने काट के कई भागों में अलग कर दिया, कट अप कर दिया, कट किया और अप करके हटा दिया, ऐसे याद रखिएगा। सो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। बताइए क्या होगा। माई फ्रेंड इज डिस्कसिंग द प्रॉब्लम थॉरोली। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बच हैं तो जिन्होंने ए आंसर किया है वो सही है यहाँ पर, मतलब मेरा जो दोस्त है वो क्या चाहता है, विलिंग, इच्छुक है, डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने के लिए, थॉरोली, पूर्णतया, कि पूरी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लें तो क्या हो जाए, मतलब छुट्टी मिले। तो याद रखिए आपको यहाँ पर करना था डिस्पोज्ड टू करना था। डिस्पोज टू का मतलब होता है इच्छा पूर्वक, यानी कि विलिंग, ठीक है। और डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है सेल आउट, यानी कि बेच देना पूरा या छुटकारा पा जाना, उसको बोलते हैं डिस्पोज्ड ऑफ बोलते हैं। और डन विथ का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है। डन विथ का मतलब होता है कि कोई रिलेशनशिप ना होना, यानी कि संबंधों को खत्म कर देना। मैंने आपको पढ़ाया कि मैंने कह दिया आई एम डन, और डन का मतलब क्या निकल करके आता है बेटा, बर्बाद होना निकल करके आता है, बर्बाद होना। तो जब डन विथ हो गया, बर्बाद हो गए, किसी के साथ में बर्बाद हो गए, तो अब आप उस रिश्ते को नहीं रखेंगे। डन मतलब बर्बाद होता है, डन विथ मतलब हो गया किसी के साथ बर्बाद हो गए तो रिश्ता नहीं रखेंगे, यानी नो रिलेशनशिप विथ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, डिस्पोज्ड टू, ठीक है। बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने, बिल्कुल सही बात कही है ना,
सब पढ़ लेंगे तो सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग द लाई शी देयर व्यूज, इसमें क्या होगा बताइए, फ्रेजल वर्ब ये भी है, बताएं जरा। बी आंसर कर रहे हैं, नहीं बी, इसमें आप बी आंसर क्यों कर रहे हैं? फेल आउट मतलब मैंने कहा था आपका बेटा झगड़ा होता है। इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग द लाई, यानी उसने झूठ को चैलेंज करने के बजाय क्या कर लिया, शी फेल इन विथ देयर व्यूज, मतलब कि उनके व्यूज को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि जो उनके विचार थे वो गंदे थे, गलत थे, उनको चैलेंज करने की बजाय उसने क्या कर लिया, उनके व्यूज से सहमति बना ली, तो हो जाएगा फेल इन विथ, हो जाएगा फेल इन विथ हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट ऑप्शन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि एग्री करना बेटा, एग्री करना। और फेल बैक का मतलब तो जानते हैं आप, पीछे हटना, मैंने आपको पढ़ाया रिट्रीट, मैंने आपको पढ़ाया पीछे हटना। फेल आउट मतलब क्वेरल, झगड़ा। और फेल ऑफ का मतलब होता है डिक्रीज इन नंबर या गेट सेपरेटेड, यानी कि कम ऑफ भी आप कर सकते हैं इसको, फेल ऑफ को कम ऑफ भी बोल सकते हैं, गेट सेपरेटेड, ठीक है, या कह सकते हैं कि डिक्रीज इन नंबर, याद रखिएगा। सो सी विल बी द राइट ऑप्शन, याद रखिएगा, जिन्होंने गलती कर रहे हैं वो संभल जाएं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा बताइए। शी हैज ज्वेलरी वर्थ 1000 ऑफ रुपीज गिवन आउट, गिवन अप, गिवन इन या गिवन अवे, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, चलिए बताइए। 29 का बी आंसर कर रहे हैं, बी बी बी, ठीक है, तो इसमें बी आंसर कर रहे हैं बहुत लोग, नहीं बी ऑप्शन क्यों कर रहे हैं, देखिए गिवन आप जो आप बी कर रहे हैं तो बी इसका मतलब तो त्यागना होता है बेटा, ठीक है, लेकिन गिवन अवे का मतलब होता है बांट दिया, देखिएगा मजा, ठीक है, बताइए क्या होगा। बी विल बी द राइट, कुछ लोग सी लगा रहे हैं ना, सी नहीं लगाएंगे, बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। यू मस्ट लर्न टू लिव बाय, और लिव ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, कि खाने पर निर्भर होना। और लिव ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया है कि लिव ऑफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, कि लिव जीने के लिए आपको क्या मतलब क्या इनकम है आपकी, वो लिव ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है, नन तो होगा नहीं, सो यहाँ पर बी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। कोई बात नहीं विकास, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताइए, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, यहाँ पर क्या होगा बताइए, चलिए। बिब्लियोफिल क्या होगा बताइए, फिलोलॉजिस्ट, मिसोगिनिस्ट, मिसोलॉजिस्ट क्या होगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन, है ना, जितने भी डी वाले हैं वो सही है, क्योंकि आपको पता है कि बिब्लियोफिल का मतलब होता है, या बिब्लियोफिल का मतलब क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, जिनको पुस्तकों से प्रेम है। फिलोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, जो भाषा का विद्वान है। और जो मिसोगिनिस्ट होता है, जो नारी से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसोगिनिस्ट। गाइनो, गाइनो मतलब महिला, और मिसो मतलब नफरत, तो महिला से नफरत, ठीक है। और मिसोलॉजिस्ट का मतलब होता है लॉजी, आपको जानते हैं लोगोस वर्ड से बना है, लोगोस मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का मिस, ज्ञान से नफरत, तो मिसो मतलब नफरत, मिसो मतलब नफरत, और लोगोस का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान से नफरत होता है मिसोलॉजिस्ट होता है। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स क्या होगा बताइए, चलिए, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकना है विकास शर्मा, सिलेक्शन लेकर के रहना है, क्योंकि जब तक तोड़ेगा ना आए तब तक छोड़ेगा ना आए। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, सी विल बी द राइट ऑप्शन। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, जो कुछ और बनने का दिखावा करता है उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, ढोंगी बोलते हैं, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। इनवल्नरेबल का मतलब होता है कि जिसको आप भेद नहीं सकते, अभेद, जिसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, उसको बोलते हैं। देखिए, और देखिए इनवल्नरेबल यानी कि आपको बताया मैंने कि जिसको आप भेद नहीं सकते, जिसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वल्नरेबल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला, ठीक है। और लिबर्टीन का मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, जो ऐशो आराम में रहता है, यानी जिसको आप व्यभिचारी कह सकते हैं, जो ऐशो आराम में बढ़िया, जो सुरा और क्या बोलते हैं उसको, है ना,
उसमें जीता है बढ़िया मस्त मौला। और इनफैटिगेबल का मतलब होता है जिसको आप थका नहीं सकते, ना थकने वाला व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं इनडिफैटिगेबल। ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब ढोंगी। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा। इम्प्रेग्नेबल भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इनवल्नरेबल, इम्प्रेग्नेबल, बिल्कुल ठीक है। वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर एटसेट्रा क्या होगा बताइए, चलिए। वन इनडिफरेंट क्या होगा, फिलिस्तीन होगा बेटा ना। फिलिस्तीन का मतलब क्या होता है, असभ्य व्यक्ति होता है जिसका कोई, यानी जो इनडिफरेंट है, जो अलग है किससे, कला और साहित्य से, जिसे कला और साहित्य से कोई लेना देना नहीं है, वो असभ्य होता है। ठीक है, फिलिस्तीन होता है। ठीक है, रूरल जिसको बोलते हैं आप। एरोमेटिक का मतलब आप जानते हैं सुगंधित होता है, खुशबूदार, सुगंधित, है ना। और क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। और स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 34 क्या होगा, ईडीएम बेटा, ये ईडीएम है। मैं तो 50 क्वेश्चंस बनाने वाला था। बी इन वंस बोनेट, बी इन वंस बोनेट का क्या होगा बताइए। इसमें क्या होगा, चलिए मैं आपको फटाफट आंसर देता हूं। इसमें होगा टू बी फसी। टू बी फसी का मतलब होता है उधम मचाना, उधम मचाना। क्योंकि देखिए बोनेट का मतलब होता है कि जो अंग्रेज महिलाएं होती हैं, और अंग्रेज महिलाएं जो अपने चेहरे पर ढके रहती हैं, ऐसे जैसे कि बुर्का टाइप का होता है, ढक लेती हैं, अंग्रेज भी ढकती हैं, जालीदार होता है। यदि उसमें मक्खी घुस जाए तो वो पगला जाएंगी, उधम मचाएंगी। तो टू बी फसी, डी विल बी द राइट ऑप्शन। आर्गू मतलब बहस करना, डिफीट का मतलब हार जाना, वर्थलेस मतलब कि बेकार, मतलब यूजलेस होना। ठीक है, और यहाँ पर डी विल बी द राइट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कैरी द डे। 35 लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कैरी द डे क्या होगा। टू स्पीक प्लेनली, टू विन, टू गिव अ पुअर शो, रिपेंट, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन बताइए। तो इसमें क्या होगा, चलिए टू विन, विन देखिए, कैरी द डे यानी दिन ले जाना। कहते नहीं आज का दिन तो बन गया भैया, आज का दिन आपके नाम रहा। जैसे कि ये आज मैराथन की क्लास आप सभी को डेडिकेटेड थी, ये सभी आपके नाम रही। तो कैरी द डे का मतलब होता है टू विन होता है, यानी कि जीतना होता है। कैरी द डे, टू विन। टू स्पीक प्लेनली का मतलब होता है कॉल द स्पेड अ स्पेड। क्या होता है, कॉल अ स्पेड, यानी कि मतलब खुरपी को खुरपी कहना, मतलब कि जो बात है उसको सीधा करना। आम को आम कहना, इमली को इमली कहना, उसको बोलते हैं कॉल स्पेड स्पेड, स्पीक प्लेनली। रिपेंट का मतलब होता है पछताना होता है। और टू गिव अ पुअर शो का मतलब होता है टू कट अ सॉरी फिगर। मैंने पढ़ा है ना, टू कट अ सॉरी फिगर मतलब कि गलत परफॉर्मेंस देना, मतलब बहुत कमजोर परफॉर्मेंस देना, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस देना, है ना। टू कट सॉरी फिगर। चलिए, तो ये वाली सिंपल सी बात थी। इसमें होगा बी ऑप्शन, दिन जीत ले जाना यानी आप। तो थैंक यू सो मच गाइस, रखिए अपना ख्याल और साथ में अपनी फैमिली का। मिलेंगे, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कोई क्लास नहीं होगी, वोकैब की भी नहीं होगी, कल क्लास होगी मॉर्निंग पर, तो कल हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आज अपना आप रेस्ट कीजिएगा, आराम कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा और अपना ख्याल रखिए अपनी फैमिली का। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद।